टाइम फॉर चेन्नई सुपर किंग्स रिव्यू यार। उनके सीजन की बात करेंगे, स्वॉट एनालिसिस भी करेंगे, बेस्ट प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश भी करेंगे। पहला मैच आर्च राइवल्स मुंबई इंडियंस के साथ है, एल क्लासिको है, तो उस पर भी देखेंगे। पिछले 4-5 सालों में ओवरऑल अगर आप रिकॉर्ड देखोगे मुंबई हावी पड़ती है चेन्नई पर, लेकिन पिछले 4-5 सालों में चीजें बदल गई हैं बॉस। पिछले 4-5 सालों में चेन्नई ने बदला लेना शुरू करा और मुंबई को बार बार हराया है। खासतौर पर पहले गेम्स अगर आप देखोगे तो आपको यह चीज देखने को मिलेगी कि मुंबई को चेन्नई मात देती आई है। और सबसे बड़ी बात, शुरुआत करते हैं उसी शख्स से जो शख्स सब कुछ है इस टीम के लिए, महेंद्र सिंह धोनी। पिछले सीजन धोनी की बैटिंग ने हमें दो चीजें बताई। जब उन्होंने खास तौर पर एनरिक नोकिया को मारना शुरू करा ना, तो दो चीजें समझ में आई। पहली ये कि धोनी द बैटर को अगर आप खारिज कर रहे हो तो आप बेवकूफ हो, और इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। दूसरी चीज, अभी भी जो ब्रांड आईपीएल है ना, उसमें विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, लेकिन धोनी तो धोनी है बॉस। क्योंकि क्यूमुलेटिव व्यूअरशिप जब आपने वो मैच की देखी ना, दिल्ली वर्सेस सीएसके, और वो ओवर में जब कुटाई पड़ी, तो जियो के नंबर सबसे ज्यादा ऊपर थे उस मैच में बाकी मैचेस के कंपैरिजन में। विराट ने तो रनों का अंबार लगा रखा था, रोहित का सैकड़ा आया हुआ था। इसके बावजूद भी एमएस की वो छोटी सी पारी, लेकिन जैसे आप कहते हैं ना, लाल बहादुर शास्त्री के लिए कहा करते थे, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो वही बात है, महेंद्र सिंह धोनी की वो पारी व्यूअरशिप के लिहाज से तो क्यूमुलेटिव व्यूअरशिप को सबसे ऊपर ले गई थी। इसका मतलब ब्रांड आईपीएल का अभी भी एक ही राजा है, उसका नाम महेंद्र सिंह धोनी है। हम बात करने वाले हैं आज इस टीम ने क्या कुछ जोड़ा है ऑक्शन में, इसके साथ साथ पिछले सीजन की कमियां क्या थी। मैं एक स्टार्ट देख रहा था भाई, ओपनिंग सबसे बड़ा मसला रही पिछले सीजन। महेंद्र सिंह धोनी की टीम ने खराब क्यों किया, और मेरे लिए ये हमेशा महेंद्र सिंह धोनी की टीम रहेगी। ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन है, उन्होंने इस टीम को अब नए सिरे से बनाना शुरू करना है। उनके हाथों में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उनको इस टीम को आगे लेकर जाना है। लेकिन जब तक एमएस खेलते रहेंगे, ये टीम तो एमएस की है, ये बात तो ऋतुराज गायकवाड़ भी कहते हैं। खैर, सबसे बड़ी बात कि पिछले सीजन हुआ ये कि यार इस टीम की ओपनिंग ने इस टीम को डिसअपॉइंट कर दिया। अगर आप आंकड़ों के लिहाज से देखोगे, सनराइजर्स हैदराबाद की ओपनिंग सबसे टॉप की थी, चेन्नई की ओपनिंग सबसे खराब थी। मैं आंकड़े अगर आपको देखकर बताऊं तो आंकड़े ये बताते हैं कि 21.42 का औसत था इनके ओपनर्स का, और 7.79 का जो रन रेट था वो था यार सबसे खराब। एसआरएच नंबर 1 पर, आरसीबी 2 पर, केकेआर 3 पर, जीटी 4 पर, एमआई 5 पर, डीसी 6 पर, पंजाब 7, आरआर 8, राजस्थान रॉयल्स 9 पे, लखनऊ 10 पे सीएसके। यार बहुत ही खराब आंकड़े थे। उन चीजों को इन्होंने बदलना शुरू करा है इस सीजन। वो बदलाव किस तरीके से सामने निकल कर आए, उन्हीं पर बात करेंगे। एक स्ट्रॉन्ग 11 बनाएंगे। पहला मैच मुंबई के अगेंस्ट है। मुंबई के पास हार्दिक नहीं है, मुंबई के पास बुमराह नहीं है। सीएसके के जो जीतने के चांसेस है वो और ज्यादा हो गए। बट सबसे पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना। बहुत जल्दी आप लोग अगर 1 लाख की तरफ ले जाएं तो बहुत अच्छा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। आईपीएल से शुरू होने से पहले अगर हम उस नंबर को टच कर लें, अदरवाइज आईपीएल में तो आप लोग करा ही दोगे टच। इतना होपफुल हूं मैं आप लोगों से। बट प्लीज, बस मेरी यही रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लेना। अब आते हैं हम इस टीम के आंकड़ों पर कि इस टीम ने क्या कुछ बदला है, और उसके लिए मेरे को खोलनी पड़ेगी ये टीम जो आप लोग भी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। पूरा स्क्वाड है सीएसके का। ऋतुराज गायकवाड़ ऑब्वियसली कैप्टन है, महेंद्र सिंह धोनी विकेट कीपर, डेविन कॉनवे को इन लोगों ने रिटेन नहीं किया था लेकिन जाने नहीं दिया। ये मुझे बड़ा मजेदार लगा, क्योंकि ये शख्स चीजों को बदल सकता है। वो जो ओपनिंग का मैंने आपको आंकड़ा बताया ना, जो डरा रहा है, पिछले सीजन की विफलता का सबसे बड़ा कारण है, उसको ये बंदा चेंज कर सकता है। राहुल त्रिपाठी एक और शख्स है जो ये लेकर आए, और मैं सचमुच में बहुत बड़ा फैन रहा हूं राहुल त्रिपाठी का, फ्रॉम हिज केकेआर डेज। वो बंदा अगर अपने शबाब पे खेला, टॉप नॉच फॉर्म में खेला, तो वो कमाल कर सकता है चेन्नई के लिए। इसके बाद अगर आप देखोगे, आंद्रे सिद्धार्थ हैं, शेख रशीद हैं और वंश बेदी हैं। शेख रशीद ऑब्वियसली वो यशधुल वाला बैच पिछले तीन साल से हैं शेख रशीद इस टीम में। मौका नहीं मिला है, विकेट कीपर बैटर भी हैं, लेकिन अब तक मौका नहीं दिया गया है। सो बहुत ज्यादा चांसेस मुझे इन तीनों के बॉटम 3 के नहीं दिख रहे हैं। बट ऑलराउंडर्स के सेक्शन में अगर हम आए, रविंद्र जडेजा, मुझे देखना है रविंद्र जडेजा द बैटर, द फिनिशर को एक बार फिर से, क्योंकि बॉलिंग में वो बहुत कमाल कर रहे हैं। बैटिंग में मैं देखना चाहता हूं यार रविंद्र जडेजा को और बेहतर करते हुए। तो रविंद्र जडेजा और महेंद्र सिंह धोनी जब वो नीचे रहेंगे, और उसके नीचे सैम करन की मौजूदगी जब होगी, जो कि हिट कर सकते हैं, या फिर अगर आप जिमी ओटन को वहां पर खिलाना चाहते हैं, तो मजा आएगा मतलब। और मैं शिवम दुबे को फिनिशर के तौर पर नहीं देख रहा हूं, मैं शिवम दुबे को देख रहा हूं प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैटर, जो कि सिचुएशन के हिसाब से खेल सके। आएंगे उस पर भी। जडेजा के बाद है अश्विन। ऐश अन्ना बैक कर गए सीएसके की तरफ, और वो सारे गेम्स खेलने वाले हैं।
वो बड़ा मजेदार रहेगा। अश्विन को सीएसके के लिए एक बार फिर से उसी जर्सी में खेलते हुए देखना मजेदार रहेगा। शिवम दुबे ऑब्वियसली क्या कहूं मैं, मतलब T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड इस बार तो बॉलिंग कराते हुए भी दिख सकते हैं। पिछली बार इंजर्ड हुए थे रणजी ट्रॉफी के टाइम पे, शायद इस वजह से धोनी ने गेंदबाजी ज्यादा नहीं करवाई और इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर यूज करते थे, बट देखेंगे। सैम करन आ गए हैं वापस एक बार फिर से, रचिन रविंद्रा भी हैं। तो ओपनिंग में आप लोगों के पास भी चॉइस होगी, मेरे पास भी चॉइस है। आप लोग अपनी टीम बताओ कमेंट बॉक्स में, मैं अपनी टीम बताऊंगा। ये एक और ऑप्शन है, गेंदबाजी भी आपको कर दे सकते हैं। फिर दीपक हुडा है, विजय शंकर है, जेमी ओवर्टन है और रामकृष्ण घोष है। अब दीपक हुडा बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है यार। ये बैटर इंडिया के लिए वर्ल्ड कप तक खेला हुआ है, T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा था, लेकिन वो प्रेजेंस नहीं नजर आती है यार दीपक हुडा की। लेकिन किसी और टीम में जाते हैं मैं कहता क्या टीम ली है यार, लेकिन एमएस के साथ जुड़े हैं तो कुछ भी हो सकता है। जैसे शिवम दुबे के साथ हुआ है वैसे दीपक हुडा के साथ भी हो सकता है। विजय शंकर एक और ऑप्शन है, गेंदबाजी भी कर दे सकते हैं। और अगर दीपक हुडा मेरी फर्स्ट 11 में होंगे, दीपक के रन्स नहीं आते हैं, तो मैं सीधे उनको स्वैप कर दूंगा विजय शंकर के साथ। मेरे पास एक बॉलिंग ऑप्शन भी हो जाएगा। जेमी ओवर्टन भी है, सैम करन अगर अच्छा नहीं करते मेरी फर्स्ट चॉइस में होंगे। तो देखो ना यार, ऑप्शंस कितने सारे हैं। मतलब सैम और जेमी ओवर्टन को आप एक साथ देख सकते हो, फिर विजय शंकर को आप देख सकते हो, दीपक हुडा को एक साथ देख सकते हो, डेविन कॉनवे अगर अच्छा नहीं करते हैं तो रचिन रविंद्रा को आप लेकर आ सकते हो। मतलब ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं यार ऑलराउंडर्स के सेक्शन में। बॉलर्स की तरफ आओ, मतीशा पथिराना सारे मैचेस खेलेगा अगर इंजर्ड नहीं हुआ। खलील अहमद मैं इन्हें इंपैक्ट सब के तौर पर यूज कर सकता हूं। नेथन एलिस जहां पे विकेट अच्छा होगा नेथन एलिस को खिलाऊंगा। विकेट अच्छा होगा मतलब फास्ट बॉलिंग के लिए, विकेट थोड़ा सा स्पिनर्स के लिए अच्छा होगा, नूर अहमद को लेकर आ जाऊंगा। अंशुल कंबोज यार घर पर बवाल मचा रखा है डोमेस्टिक क्रिकेट का, एक तरीके से इस वक्त पर सबसे चर्चित नाम अंशुल कंबोज। मुकेश चौधरी ऑलरेडी है, श्रेयस गोपाल अगेन एक स्पिनर मेरे पास आ जाता है लेगी। इसके अलावा अगर आप देखोगे कमलेश नागरकोटी और गुरजपनीत। कमलेश थोड़ा इंजर्ड रहे हैं ज्यादा, बट पेस है, फील्डर बहुत कमाल का है यार, वो कमाल का फील्डर है। गुरजपनीत सिंह, मुझे याद है मैं चेन्नई गया था जब इंडिया वर्सेस बांग्लादेश पहला टेस्ट मैच, उससे पहले जो नेट प्रैक्टिस हो रही थी, बुमराह और गुरजपनीत सिंह ये दो गेंदबाज थे जिन्होंने विराट को परेशान किया था। लंबे कद का गेंदबाज है, मजेदार गेंदबाजी करता है। अगर इनको 11 में जगह मिलती है मैं हैरत में नहीं पड़ूंगा, लेकिन इनसे पहले मैं अंशुल कंबोज को रखूंगा। और अंशुल कंबोज से भी पहले शायद टीम खलील अहमद को भी देखना चाहेगी। फील्डिंग थोड़ा बेहतर कर सकते हैं खलील, लेकिन गेंदबाजी में मुझे कोई शिकायत नहीं है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बैकअप बहुत अच्छा है, खासतौर पर अगर आप ऑलराउंडर्स के सेक्शन में देखते हो। बट सबसे बड़ा मसला वही है, ओपनिंग में बढ़िया, क्योंकि चेन्नई ने जब भी अच्छा किया है ना, उनके ओपनर्स बड़े कमाल के रहे हैं। फ्रॉम द डेज ऑफ मैथ्यू हेडन, माइक हसी अगर आप देखोगे, ब्रेंडन मैककलम आए थे, ड्वेन स्मिथ आए थे एक टाइम पे, और फिर अगर आप देखोगे कभी मुरली विजय एक तरफ से हैं, कभी आप देखो ठीक है पार्थिव पटेल ने एक छोटा सा स्टिंट खेला, बट ओवरऑल कभी भी अगर आप देखते हो ना, तो वो टॉप जो उनका ओपनिंग ऑर्डर था, रायना तो नंबर 3 पर कंसिस्टेंट मिस्टर क्रिकेट रहे, लेकिन वो जो उनकी ओपनिंग बैटिंग थी ना, वो बड़ी मजेदार थी। सो वो मैं देखना चाहता हूं। ऋतुराज गायकवाड, डेविन कॉनवे इसलिए मेरी पहली चॉइस होगी। मैं अपनी 11 की तरफ आ चुका हूं। ऋतुराज गायकवाड और डेविन कॉनवे मेरी चॉइस होगी। डेविन कॉनवे स्लैश में रचिन रविंद्रा लगा दे रहा हूं कि अगर कॉनवे अच्छा नहीं करता है तो रचिन रविंद्रा, फिर मेरे पास एक लेफ्ट आर्म बॉलिंग ऑप्शन भी आ जाएगा। राहुल त्रिपाठी मेरे पास नंबर 3 होंगे। ये बंदा अगर अपनी टॉप फॉर्म पे खेल गया तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि रायना भाई की याद आ जाएगी, लेकिन हाँ ये कमाल उसी तरीके का कर सकता है यार। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, जस्ट बता रहा हूं कि कमाल कर देगा। दीपक हुडा स्लैश विजय शंकर 4 नंबर पर, मैं दीपक हुडा को प्रायोरिटी दूंगा। विजय शंकर मेरे पास एक और ऑप्शन है। जीटी में उसने भी अच्छा किया है, इन कंडीशंस पे बहुत ज्यादा खेला हुआ है, चेन्नई का ही है, लेकिन मेरी पहली चॉइस दीपक हुडा होंगे, जस्ट बिकॉज इस टीम में महेंद्र सिंह धोनी है। कोई और होता मैं शायद विजय शंकर को लेकर चला जाता। इसके बाद 5 नंबर पर शिवम दुबे होंगे मेरे लिए। शिवम दुबे अगेन मैं इस बार नहीं चाहूंगा कि वो इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर यूज हो, क्योंकि वो गेंदबाजी भी अच्छी कर लेते हैं, तो क्या एमएस वो वाला साइड उनका दिखाएंगे इस बार, वो देखना है। 6 नंबर पर मैं लेकर आऊंगा रविंद्र जडेजा को। रविंद्र जडेजा मेरे 6 नंबर होंगे, और वहां से फिनिशिंग की एबिलिटीज, मतलब वहां से फिनिशिंग की परीक्षा शुरू होगी। 7 पे महेंद्र सिंह धोनी। अब ये बड़ा फ्लोटिंग सा ऑप्शन है, मेरे को अगर लग रहा है धोनी को ऊपर भेजना चाहिए, क्योंकि धोनी की कंडीशंस हैं इस समय पर, धोनी जहां खेलना चाहते हैं वो धोनी तय करेंगे। तो जडेजा और धोनी फ्लोटिंग ऑप्शंस होंगे। जडेजा भी 6 पर जा सकते हैं, धोनी 7 पर। जडेजा 7 पर, धोनी 6 पर जा सकते हैं, ये फ्लोटिंग ऑप्शन होगा। और फिर नीचे सैम करन 8 नंबर पर कंसिस्टेंट होगा। सैम अच्छा नहीं करता है तो मेरे पास जेमी ओवर्टन का ऑप्शन है वहां पर। उसके बाद 9 नंबर होंगे मेरे रविचंद्रन अश्विन, विदाउट अ डाउट। 10 नंबर पर अब मुझे फैसला करना है कि मेरे को तेज गेंदबाजी चाहिए अच्छी, मेरे को एक फॉरनर ऑप्शन चाहिए, तो मैं नेथन एलिस को ला सकता हूं। मेरे पास अगर इंडियन ऑप्शन मुझे चाहिए, मैं खलील अहमद को ला सकता हूं, मैं अंशुल कंबोज को ला सकता हूं। मेरे पास ऑप्शंस की कहीं कोई कमी नहीं है। मैं कमलेश नागरकोटी को अगर मुझे देखना है, मैं को गुरजपनीत सिंह को देखना है, मैं किसी को भी लेकर आ सकता हूं।
लेकिन स्पिन में अगर मुझे देखना है, मैं नूर अहमद पर जा सकता हूँ फॉरन ऑप्शन पे, या फिर मेरे पास श्रेयस गोपाल भी हैं, तो मैं उनको भी लेकर आ सकता हूँ। 11 नंबर मेरा पर्टिकुलर होगा मतीशा पथिराना। तो ये हो गए मेरे। उसके बाद इम्पैक्ट सब में अगेन मुझे बैटिंग में चाहिए, बॉलिंग में चाहिए। अगर मुझे लग रहा है कि मुझे एक तेज गेंदबाज चाहिए, तो मेरे पास जैसा मैंने कहा कमलेश भी है, मेरे पास अंशुल भी है, मेरे पास फिर खलील भी है, मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस है। और जैसा मैंने कहा, अगर मैं बैटिंग की तरफ देखना चाहूँ तो अगेन वहां पर भी मेरे पास विजय शंकर का ऑप्शन है मेरे पास। उसके अलावा भी अगर आप देखोगे तो मैं बाकी सारे ऑप्शंस पर अपने उस तरफ जाना चाहूंगा कि अगर मुझे एक फॉरेन ऑप्शन चाहिए तो मैं रचिन रविंद्रा को नहीं खिला रहा हूं, तो वो मैं टेक केयर करूंगा उन सारी चीजों पर। बट बैटिंग बहुत डीप है चेन्नई की। मुझे नहीं लगता चेन्नई को बैटर की जरूरत पड़ेगी, चेन्नई को पक्का जरूरत पड़ेगी एक बॉलर की, और वो बॉलर उनके लिए क्या कर देगा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो ये है मेरी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम, जिसको जिसमें बहुत डेप्थ है, जिसमें बहुत रिप्लेसमेंट ऑप्शंस हैं, ऑल्टरनेट्स बहुत सारे लिए हैं महेंद्र सिंह धोनी ने। बट ओपनिंग अगर अच्छी चल गई तो इस टीम ने एक बार फिर से कमाल कर देना है। आप लोग मुझे बताओ, आप लोगों की बेस्ट प्लेइंग 11 क्या है चेन्नई सुपर किंग्स को लेकर के, और फिर मैं जवाब देता हूं। जो भी आप लोगों के सवाल है उस तरफ भी हम जाएंगे। बट एज ऑफ नाउ दिस इज चेन्नई सुपर किंग्स बेस्ट 11 फॉर मी। आप लोग बताओ, आप लोग किस तरीके से देख रहे हो चीजों को। थैंक यू सो मच।